एवरीवन, मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन में क्या बोलना है? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। These parts are there connected in parallel. Of this combination is R dash. Then the ratio between R to the R dash is, आपको ऑप्शन पहला दिया है 1/25, बी में बोला है 1/5, सी में बोला है 5, डी में बोला है 25। पहले क्या करेंगे, वही पहले हम गिवन पोर्शन को लिख लेते हैं। गिवन पोर्शन को लिखेंगे, क्या है गिवन में हमारे पास? ये रेजिस्टेंस से R है जिसको हमें कट करना है 5 इक्वल पार्ट्स में। तो हर पार्ट की रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R/5। हमने लिख दी रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू R/5, यूनिट क्या हो गई? ओम। फिर क्या करना है, इन्हीं पार्ट को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। फिर उसमें बोला है कि इक्विवेलेंट जो कॉम्बिनेशन उसको हम R डैश मान लेंगे। पहले क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब हमने क्या करा, इन सारे जो 5 इक्वल पार्ट्स हैं उनको पैरेलल में कनेक्ट करा और उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है? R डैश है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स? 5। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया जो मैंने अभी बताया था। 1/R डैश 1/R5 प्लस 1/R5 प्लस 1/R5 प्लस 1/R5 5 टाइम्स लिख दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करो तो ये चला जाएगा ऊपर और ये 5 टाइम्स 5/R दैट मीन्स 25/R। और या फिर क्या कर सकते हो, R को एलसीएम लेके प्लस कर दो, कितना आएगा? 25/R। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/R डैश की। तो R डैश की वैल्यू कितनी हो गई? R/25 हो गई। यहां से अगर आप देखोगे आपको निकालना क्या है? R टू द R डैश। और यहां से क्या निकल कर आएगा आपका? R डैश अपॉन R इक्वल टू 1/25। इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं तो R अपॉन R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25। कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, यूनिट क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ओम और ओम दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो गया हमारा राइट आंसर? ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। सॉल्व करने का समझ लिया, कुछ नहीं था, सिर्फ हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको पता है। और ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि 5 इक्वल पार्ट्स में तो कितनी रेजिस्टेंस होगी ईच पार्ट की? R/5। बात हो गई क्लियर, हमने सॉल्व कर लिया। क्या निकालना था? R/R डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया एकदम क्रिस्टल क्लियर। बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट? कौन सा इनमें से इलेक्ट्रिकल पावर और सर्किट का फॉर्मूला नहीं है? पहला फॉर्मूला क्या दिया है? A = I²R। बी दिया है IR²। सी दिया है VI। डी दिया है V²/R। अब वैसे तो मैं बता सकती हूँ कि ये इसका आंसर हो गया बी। कैसे हुआ ये आपको अगर नहीं पता तो बता देती हूँ। तो बच्चों, हम जानते हैं कि पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज इंटू करंट मतलब सी ऑप्शन तो होगा ना। अब इसी फॉर्मूले को याद करके अगर मैं आपसे बोलूं V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं V इक्वल टू IR, तो यहां से पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? IR इंटू Y दैट इज I²R। तो मतलब ये वाला भी सही है। अब कौन सा बचा है, बी या डी? यही बचा है। क्लियर? अब यहां पर ये आया, क्या मैं इस फॉर्मूले में I इक्वल टू V/R रख दूं तो कितना हो जाएगा? V²/R। तो यहां से मैंने ये भी कह दिया डी भी सही है। तो बचा कौन सा?
ये B, तो मतलब B जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट, बाकी तीनों करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व और आपको भी आ गया होगा समझ। तो क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 3 में क्या बोला है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसमें जो रेटेड है वो है 220 वोल्ट और उसकी पावर हमको दी है 100 वोल्ट। कैसे मालूम पावर है, वॉट में है तो क्या है, पावर है। फिर बोला गया है कि व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट देन उसकी पावर क्या होगी। हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 100 वॉट, दूसरा है 75, सी है 50, डी है 25। हमको कैलकुलेट करना है पावर इसकी, तो क्या करें, पहले वही गिवन सेक्शन को लिख लेंगे। तो क्या करा बच्चों, हमने गिवन सेक्शन को लिख लिया। हमने मान लिया पहले V1 और P1। V1 हो गया 220 वोल्ट, P1 हो गया 100 वॉट एंड V2 इज 110 वोल्ट और P2 आपको निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, P2 निकालने सबसे पहले हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला कितने अभी पढ़े थे ना पिछले वाले में। तो क्या करा बच्चों, पहला केस ले लिया इस वाली कंडीशन के लिए, P1 इक्वल टू V1I और V1 स्क्वायर अपॉन R। तो R कितना आ जाएगा, V1 स्क्वायर अपॉन P1 कितनी कैलकुलेट होकर आएगी, ये आएगी आपकी निकल के 484 रेजिस्टेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। हमने क्या निकाल लिया, रेजिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जब रेजिस्टेंस आ गया तो P2 निकालना सिंपल हो जाएगा। कैसे, P2 क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R। हमने R ऑलरेडी निकाल लिया है। ठीक है, V2 क्या दिया है 110, मैंने 110 को 2 बार लिख दिया। अब अपॉन में क्या आ गया 484। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है आपका आंसर, कितना आ गया बच्चों आपका आंसर 25 वोल्ट। मतलब हमने क्या निकाल लिया, द पावर कंज्यूम्ड विल बी 25 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। बात हो गई क्लियर। हमने पहले क्या किया, पहली वाली कंडीशन से हमने रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस का यूज करके फिर हमने उससे पावर निकाल लिया क्योंकि वोल्टेज तो ऑलरेडी गिवन था सेकंड केस के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 4 में क्या बोला है, two conducting wires of the same material and of equal length, equal diameter are first connected in series, then connected in parallel across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. आपका ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है 1:2, बी ऑप्शन है 2:1, सी ऑप्शन है 1:4, डी ऑप्शन है 4:1। यही है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये कहा है कि दो कंडक्टिंग वायर्स का सेम लेंथ, सेम डायमीटर, सब कुछ सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, बट वहां पर किसका हो रहा है, उनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके उनका हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकाला। तो पहले क्या करें, गिवन सेक्शन लिख लेते। अब बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने गिवन में लिखा कि पोटेंशियल डिफरेंस V है, रेजिस्टेंस R है और लेंथ इज इक्वल, डायमीटर इज इक्वल, दैट मीन्स द रेडियस इज ऑल्सो इक्वल। अब हमें रेजिस्टेंस को पहले हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो जब रेजिस्टेंस हमारी सीरीज में होगी तो कुछ इस तरीके की होगी। ठीक है, सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। अब आपको इक्वल रेजिस्टेंस की बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो क्या होती है, दोनों को ऐड कर देते हैं, यही होती है। और इस इक्वल रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने मान लिया RS, कितना हो गया 2R हो गया। ठीक मैम, अब क्या करेंगे, इसी रेजिस्टेंस को फिर किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है और पोटेंशियल क्या रखना है, सेम ही रहेगा। ठीक है, कर दिया कनेक्ट। अब इसके अक्रॉस अगर आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम डिनोट कर देते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज RP। ठीक है, तो 1 फॉर पैरेलल इज RP, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/RP इक्वल टू 1/R प्लस 1/R विच इज 2/R। तो RP कितना आ गया बच्चों आपका R/2। यूनिट क्या है इनकी, ओमी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहां पर निकालना है आपको सीरीज के हीट प्रोड्यूस्ड और पैरेलल की हीट प्रोड्यूस्ड का रेशियो।
तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, सबने पढ़ा है। Where I is the current, R is the resistance and T is the time taken. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या करंट सेम है ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, बट क्या बोला है उसने, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, मतलब V सेम है। तो क्या इस हम I को V के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमारा I होता है V अपॉन R, अगर I स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो गया, इस R से ये कट गया, तो आज का फॉर्मूला क्या हो गया, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस V स्क्वायर अपॉन आर। तो बच्चों हमारा फॉर्मूला आ गया हीट प्रोड्यूस का, किस टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में। बाकी चीजें तो सेम ही दी हुई है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यूज है, सिर्फ आपके पास आर एस वैल्यू है, आर पी वैल्यू है। तो हीट प्रोड्यूस में किस में निकालना है हमको, सीरीज में और पैरेलल में निकालना है, यही बात है। तो सीरीज में हीट प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, आर की जगह आर एस, इसकी वैल्यू क्या है आर एस की 2R, और एच पी क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर टी अपॉन आर पी, और आर पी की वैल्यू है R अपॉन 2। अब क्या करना है, निकालना क्या है, रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालते हैं। अब जब आपने इसका रेशियो निकाला तो कितना आया बच्चों, आपने एच एस अपॉन एच पी अलग अलग निकाल के उनका रेशियो निकाल लिया, इतना आएगा 1/2R इंटू R अपॉन 2, R से R कैंसिल, तो कितना हो गया 1/4, 1/4 ऑप्शन में है, यस मैम। तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया एकदम दिमाग में स्टोर, मेमोरी में स्टोर। क्या करें, अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमको वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट करना होगा, ये हमें बताना है। तो पहले क्या समझे, पहले हम देखते हैं सर्किट। सर्किट में क्या क्या होगा, रेजिस्टेंस होगी, एक बैटरी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। हम सिंपल वो बनाते हैं, हम बिल्कुल की वगैरह सब कुछ अगर चाहो तो बना भी सकते हैं। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने एक सर्किट बनाया, रेजिस्टेंस लगा दी, 3 रेजिस्टेंस लगा दी, आप चाहो तो 4 भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर, ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। अब बात हो गई, यहाँ पर हमने एक लगाया एमीटर, क्यों लगाया, यहाँ से करंट जाएगा तो वो रीड करने के लिए एमीटर लगाया है। ये बैटरी से इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये पॉजिटिव, ये आपकी की हो गई ऑन ऑफ के लिए। अब आपको यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए मैंने, ये रहे एक्स वाई। अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से आप वोल्ट मीटर लगाओगे कैलकुलेट करने के लिए, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या मैं इसके सीरीज में लगा पाऊंगी, नहीं लगा पाऊंगी ना, मुझे इसके अलोंग चाहिए, तो इसके पैरेलल लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट इज एक्स वाई के अलोंग वो कैलकुलेट कर पाएगा। मतलब मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, इस तरीके से लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा। अगर इसी वोल्ट मीटर को इसके मैं सीरीज में कर देती तो क्या वो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाता, नहीं निकाल पाता। अब ये पैरेलल में है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा दिखेगा। अब जब आप इसको जूम करोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, एक्स वाई के बीच में क्या लगाया आपने, वोल्ट मीटर, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएगा। रेजिस्टेंस भी आपने R1 R2 R3 लिख सकते हो। बात हो गई क्लियर, क्या लिख दोगे, द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज इन पैरेलल कनेक्शन। ओके क्लियर, हमने ये क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू भी समझ लिया और आप लिख ही लोगे। तो क्या लिखना है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर उन दोनों पॉइंट्स के, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या करें, अगला क्वेश्चन चलते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं, चलिए। इसमें क्या बोला है कि कॉपर वायर है, उसका डायमीटर आपको गिवन है 0.5 mm and resistivity is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? And दूसरा पार्ट भी है इसमें, how much does the resistance change if the diameter is doubled? तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। तो पहले क्या करते हैं, पहला पार्ट समझते हैं, यहाँ तक का करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे,
हम क्या करेंगे, गिवन सेक्शन को लिख देंगे। अब हमने क्या कर लिया बच्चों, हमने पहले पार्ट का पूरा गिवन लिख लिया। क्या लिखा, डायमीटर ऑफ कॉपर वायर हमने अज्यूम कर लिया D1 विच इज दिस। फिर हमने अगर डायमीटर इतना है तो रेडियस क्या हो जाएगी D/2, तो हमने रेडियस कितनी कर दी, उसी का D1/2। आपको और क्या दिया है, रेजिस्टिविटी दी है। रेजिस्टिविटी कितनी दी है आपको, 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। रेजिस्टेंस गिवन है 10 ओम। लेंथ आपको निकालना है। क्या करें, सिंपल फॉर्मूला है यहाँ पे रेजिस्टेंस का। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, अभी तक हमने काफी सारे क्वेश्चंस में यूज किया, दैट इज यही होता है R = ρL/A। यहाँ पे आपके पास R पता है, रो पता है, L निकालना है, एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कल की तरह होगा πr²। तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, πr1² विच इज पाई इंटू 0.5 × 10⁻³ का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर हो गया। अब यही सारी वैल्यूज उठा के हमको यहाँ रख देनी है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। लेंथ का क्या हो जाएगी, लेंथ RA/ रेजिस्टिविटी। सारी वैल्यूज को रख देते हैं 10 × तो बच्चों हमने क्या कर लिया, सारी वैल्यूज का रखा। पाई की वैल्यू हम जानते हैं कितनी, 3.14 रख दी। 3.1 आप इसको जब सॉल्व करोगे, इस पावर को आप ऊपर ले जाओगे तो आपके पास सब रिमेनिंग पोर्शन बचेगा। 10 × 3.14 × 25/4 × 1.6 सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आएगी 122.75 मीटर। लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, लेंथ ऑफ दिस वायर L = 122.75 मीटर। तो इसका मतलब पहला पार्ट तो हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ। तो बच्चों दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में क्या बोला है, सिंपल से इतना बोला है कि क्या रेजिस्टेंस में चेंज होगा अगर हम डायमीटर को चेंज कर देते हैं, डबल कर देते हैं। अब D2 क्या हो गया, डबल्ड का मतलब पहले D1 कितना था हमारे पास, डायमीटर 0.5 mm, तो इसका 2D1 दैट इज 2 × 0.5 × 10⁻³ मीटर। यही हुआ। अब हमने क्या कर दिया, पूरा सही से कर दिया, 0.5 × 10⁻³ 0.001 मीटर। डायमीटर को हमने डबल करा है। अब क्या करना है, रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस आएगा वो दिखाना है। तो न्यू रेजिस्टेंस को हम मान लेते हैं R डैश मान लिया। R डैश क्या हो जाएगा, ρL/A2 यही हो जाएगा। A2 में क्यों करा, बाकी सब में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डायमीटर डबल हुआ है तो एरिया में डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा, देखो डायमीटर इतना हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी, R2 कितना हो जाएगा आपका 0.001/2 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा आपका πr²। यही हो जाएगा एरिया। अब क्या करें, अब रो की वैल्यू तो हमें पहले ही गिवन है तो हम सारी वैल्यूज रख देंगे। और लेंथ हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी बच्चों, कितनी आई थी लेंथ ऑफ द वायर, 122.72 मीटर, तो वो भी यहाँ रख दो। एरिया क्या हो जाएगा, ये जो दिख रहा है। तो बच्चों यहाँ से जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो आपकी वैल्यू कितनी आई ओम की, 250.2। डायमीटर डबल कर रहे हैं तो हमारी रेजिस्टेंस क्या है, वो इतनी आई हमारे पास। तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया, हमने बता दिया, हमने लेंथ भी निकाल लिया था, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी निकाल ली। हो गया क्वेश्चन सॉल्व एकदम। और आप जब पढ़ते भी हो रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपका V/I। तो क्या हमको लेना चाहिए V/I, V हम लेंगे y एक्सिस पे और I लेंगे x एक्सिस पे। तो चलिए बच्चों ड्रॉ करते हैं ग्राफ। बच्चों अब आपको ग्राफ दिख रहा होगा, क्या ग्राफ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, ये हमने करंट लिया है जो कि हमारा एम्पियर में है, और वोल्टेज जो है हमारा वोल्ट्स में है, ये सबको पता है इसके बारे में। अब यहाँ पर जब हमने नंबरिंग की तो कैसे की, हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारा करंट है उसमें स्टार्टिंग हो रही है 0.5 1 2 3 4, तो हमने यहाँ पर जो नंबरिंग भी की है वो हमने कैसे की है 0 1। अब 0.5 इन दोनों के बीच में हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7,
क्लियर। फिर हमने वोल्टेज को देखा, तो वोल्ट्स को हमने देखा, तो वहां पर जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है 1.6, 3.4, 6.7। तो हमने यहाँ पर जो नंबरिंग की वो हमने 2 के अकॉर्डिंग कर दी। एक तरीके का 2 की टेबल लिख दी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और फिर आगे 16, 18 जैसा आपको रिक्वायर्ड हो। तो मैंने यहाँ पे 14 तक यहाँ पे मार्क कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज हमको यहाँ पर दी गई हैं उनको हम कहाँ पर लोकेट करेंगे, हमारे ग्राफ में लोकेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो ग्राफ है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो पहली जो वैल्यू है करंट की वो है 0.5। तो 0.5 किधर हो जाएगा इसका, इधर कहीं बच्चों। ओके फिर यहाँ पर दूसरी वैल्यू है 1.6 का, किसकी है 1.6 वोल्टेज, तो वोल्ट ये है। तो इसकी 1.6 अगर इसके हाफ में जाओगे तो इधर कहीं आएगी, कुछ यहाँ कहीं आ रही होगी इसकी 1.6। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे करा तो ये एक पॉइंट आया। उसके बाद उसमें यहाँ पर करंट की वैल्यू 1 पर जो हमें वोल्ट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 3.4। तो करंट की वैल्यू 1 पर हमें कितना चाहिए, 3.4। तो हमने कुछ अप्रोक्सीमेटली हम लोकेट करते जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देखो करंट की वैल्यू 2 हो गई, करंट की वैल्यू 2 हो गई। किस क्या मिल रहा है वोल्ट्स हमें, 6.7 मिल रहे हैं। तो ये रहा 6, यहाँ पर होगा कहीं 7, उसके पहले कहीं हम लोकेट कर देते हैं 6.7। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट वैल्यू 3 पर कितना है 10.2। 3 ये रहा करंट 10.2। तो पहले हम 3 को एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद उसने बोला 4, हमने ले लिया करंट की वैल्यू 4। कितना बोला 13.2। तो 12 और 14 के बीच में क्या आएगा 13। 13.2 भी वहीं कहीं आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं 4 को एक्सटेंड करते हैं। ये आपको एकदम स्ट्रेट, ये जो लाइंस आपको स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रही होंगी, लेकिन आप अपनी कॉपी में स्ट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्केल। तो अब जब आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी कि स्ट्रेट लाइन मिलेगी, किसके बीच में, V और I के। अब आपने क्या देखा कि ये जो आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया आपने ओरिजिन से, तो आपके एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब अगर कभी भी V एंड I का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आता है तो वो क्या हो जाता है, ओमिक लॉ को फॉलो करता है। सबने पढ़ा है ये सब। अब यहाँ पर बोला गया था कि प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो क्या हमने कर लिया प्लॉट, बिल्कुल हो गया प्लॉट V एंड I के बीच में। हमने देख लिया कि वो जो है स्ट्रेट लाइन आई है, दैट मीन्स इट फॉलोज द ओम्स लॉ। ठीक है, फिर बोला है उसने कैलकुलेट द रेजिस्टर। अब रेजिस्टेंस की बात अगर होने जा रही है तो पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंस इट इज अ स्ट्रेट लाइन देन इट विल फॉलो द ओम्स लॉ। तो दैट इज V इक्वल टू वाई आर। बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिख दिया सिंस इट फॉलोज द ओम्स लॉ दैट इज V इक्वल टू वाई आर। फ्रॉम देयर R इक्वल टू V अपन I। जब V अपन I को देखोगे तो V क्या है हमारा y एक्सिस, I क्या है हमारा x एक्सिस एंड y अपन x इज द स्लोप। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस जो हमें निकालना है रेजिस्टर का, दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन फ्रॉम दिस। तो स्लोप ऑफ द लाइन हमें आपको पता है क्या होता है, इस स्लोप इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, कितना स्टीप है। अब स्लोप ऑफ द लाइन अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। इतनी बात हुई क्लियर। तो क्या निकाले, पहले स्लोप निकालते हैं। ध्यान से देखोगे इस ग्राफ को तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे स्लोप बना दिया इस लाइन के अप्रॉक्स। आप चाहो तो इसके अप्रॉक्स भी निकाल सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो मैंने इसको यहाँ पे इसके अप्रॉक्स निकाल रही हूँ। तो इसको मैंने पॉइंट्स दे दिया स्लोप को ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए, दैट ABC। अब अगर इस ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का दिख रहा है। इसमें अगर स्लोप देखोगे तो स्लोप क्या होता है, y अपॉन x होता है। तो ये क्या होता है, स्लोप tan थीटा होता है, सबको पता है। तो tan थीटा अगर होता है तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। तो स्लोप हमारा बेसिकली होता है tan थीटा और यू कैन से y अपॉन x। तो यहां पर हो जाएगा वो BC अपॉन AC। देखिए BC अपॉन AC। अब BC की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हमारी कितनी वैल्यू थी, 13.2।
ये इसकी फाइनल है। इधर देखोगे तो ये कितनी थी, 1 पर कितनी वैल्यू मिल रही थी हमको, 3.4। ये एक्स एक्सिस के देखोगे तो ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका 1। क्या होता है, और स्लोप क्या होता है, फिर से देख लो, BC अपॉन AC, और यू कैन से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर y एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल है तो हम बोल सकते हैं V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। क्लियर हो गया, एक्स एक्सिस पे हमारा करंट है, क्योंकि यहां से जब आपने देखा तो इसका फाइनल पॉइंट है, मतलब y2 है या V2 है, दैट इज क्या था, y2 और V2 13.2 और y1 और V1 इज 3.4, x2 इज 4 और यहां पर आ गया माइनस का 1। कितना आ गया बच्चों, इसको कैलकुलेट करिए। जब आपने इसको कैलकुलेट करा तो 9.8 अपॉन 3 दैट इज 3.26 विच इज अप्रोक्सीमेटली 3.3 ओम। तो क्या हमने अब यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर कैलकुलेट कर लिया? बिल्कुल कर लिया। क्या होगा, 3.3 ओम। क्या इनको हम सारी जगहों पर निकालने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम जहां पर भी आप कैलकुलेट करोगे वैल्यूज जरूर डिफरेंट होंगी बट रेजिस्टेंस की वैल्यू तो सेम आएगी। बात हो रही है क्लियर? तो 3.3 ओम हो गया यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हमको फाइंड करना था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया एकदम सॉल्व और आपके दिमाग में हो गया स्टोर। क्या करें, आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर इन द सर्किट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें निकालना है। क्या क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है 12 वोल्ट की बैटरी जिसको हमने कनेक्ट कर दिया एक अननोन रेजिस्टर से और वहां पर करंट फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर का। तो पहले क्या करते हैं, एक सर्किट बना लेते हैं और एक गिवन सेक्शन लिख लेते हैं। उससे क्या होगा, चीजें सिंप्लीफाई हो जाएंगी, समझ में आ जाएगा क्या करें। तो इसमें क्या बोला, एक बैटरी है, बैटरी लगा के एक सर्किट बनाते हैं। देखोगे तो हमने क्या करा, एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया जिस रजिस्टर से जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है जो क्वेश्चन में बोली, और यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 2.5 मिली एम्पियर का। अब हमारा काम क्या है, गिवन सेक्शन लिखना। तो बच्चों हमने क्या कर लिया, हमने गिवन सेक्शन लिख लिया। वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, करंट दिया है 2.5 मिली एम्पियर जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। क्या कैलकुलेट करना, रेजिस्टेंस। सर्किट ये है तो बच्चों क्या करें, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या करना है, डायरेक्ट हमको ओम्स लॉ लगा देना है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = I आते हैं, बिल्कुल, क्योंकि V गिवन है I गिवन है तो निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं उसको सॉल्व। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने V = IR लगाया, R = हो गया V/I, V की जगह पे रखा 12 और नीचे हो गया 2.5 इंटू 10⁻³ अब क्या करते हैं, 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं। तो हमने ऊपर रख दिया 10⁻³ कर दिए। अब इस पॉइंट को अगर आप हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकती हूँ, बिल्कुल ना, क्योंकि 10⁻⁴ हो गई तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10⁻⁴ को 100 करके लिख दी है। क्यों कर दिया, क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, कितनी वैल्यू मिल गई, मल्टीप्लाई कर लो, 12 इंटू 4 इंटू 100 इज 4800 ओम। ये भी छोड़ सकते हो या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 4.8 किलो ओम। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, दोनों ही एक है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि जो निकालना था वो हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल निकला, हमने तो तुरंत ही सॉल्व कर लिया। अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट
is connected in series with the resistors, सीरीज विद द रजिस्टर से कनेक्टेड है और रजिस्टर्स कौन कौन सी है 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली. हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर. 12 ओम रजिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा वो हमको कैलकुलेट करना है. और रजिस्टर्स हमारे पर हमने वोल्टेज लिख लिया और हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. क्यों मैंने रजिस्टर्स नहीं लिखे? क्योंकि जब हम सीरीज में ही कनेक्टेड है और इतना सारा है तो क्या हम इनकी इक्वल रजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ तक लिखा. अब मान लेते हैं इसकी इक्वल रजिस्टेंस से आर, ठीक है, तो बाकी सारे वहां पर ऐड हो जाते हैं क्योंकि क्या फॉर्मूला होता है सीरीज में निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 n टाइम्स हो सकता है. तो यहाँ पर जितने हैं उतने कर देते हैं. तो हमने लिख दिया रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5. R1 की वैल्यू कितनी है 0.2, R2 की वैल्यू कितनी है 0.3, R3 की वैल्यू कितनी है 0.4, R4 की वैल्यू कितनी है 0.5 एंड R5 इज 12. अब इसका क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप करके देखिए कितना आ रहा है रेजिस्टेंस जो हमारा इक्वल रेजिस्टेंस इन सीरीज का. टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हो. जब आप इनको समेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 13.4 ओम. ठीक है, तो ये हमारा R आ गया जो कि एक सीरीज में जब कनेक्टेड है रजिस्टर्स तो उनका एक टोटल रेजिस्टेंस आ गया. V पता चल गया, R मालूम कर लिया हमने. तो कितना करंट फ्लो होगा 12 ओम रेजिस्टेंस से? तो क्या करें बच्चों, निकाल लेते हैं. तो अब =YR हमें कैलकुलेट करना क्या है इस बार? करंट. तो V अपॉन R, V is given 9 अपॉन 13.4. कैलकुलेट करिए, ये पॉइंट से हटाएंगे ऊपर गया तो ये हो गया 90 अपॉन 134. मतलब कुछ आएगा 0 पॉइंट के अप्रॉक्स. तो बच्चों जब आप सॉल्व कर लोगे 0 पॉइंट के अप्रॉक्स आएगा तो वो आएगा आपका 0.67 एम्पियर. अब ये करंट आ गया हमारा. अब यहाँ पर एक लाइन बोली है कि 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकालना है. तो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखो, सारी रजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है? हमारी सीरीज में कनेक्टेड है. किस तरीके से देख लीजिए, ऐसे कनेक्टेड है R1, R2, R3, R4 एंड R5 और यहाँ पर एक है. अब यहाँ पर करंट पूछा है इस 12 ओम से. 12 ओम कौन सी वैल्यू है? R5 की. तो जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा वो तो सेम ही फ्लो होगा क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है. सीरीज में करंट डिवाइड होता है? नहीं होता है. करंट कहाँ डिवाइड होता है? जब यही रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं और सप्लाई वोल्टेज दी जाती है तो करंट डिवाइड हो जाता है. यहाँ पर डिवाइड क्या होता है? हमारा वोल्टेज. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं सकते थे हम अलग अलग. अब यहाँ पर ये सीरीज में कनेक्टेड है तो जो हमने करंट निकाला वही तो सब में फ्लो होगा. तो करंट कितना फ्लो होगा? करंट फ्लो थ्रू द 12 ओम रेजिस्टर इज सेम एज दिस वन दैट इज 0.67 एम्पियर. बात हुई क्लियर? हमने करंट निकाल लिया 12 ओम रेजिस्टर का. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व. पैक कर देते हैं, लॉक कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. तो बच्चों अगला क्वेश्चन दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि हाउ मेनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट सप्लाई या फिर लाइन. तो हमें कितनी रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है पैरेलल में और उनकी वैल्यू क्या है 176 ओम, जिससे वो 5 एम्पियर और इतनी सप्लाई वोल्टेज पर वो लगे. तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे लेट n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. क्लियर? जस्ट मान लीजिए जो पैरेलल में कनेक्टेड है. फिर हमने पैरेलल के लिए एक फॉर्मूला जो होता है कैलकुलेट करने का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको हमने लिख दिया 1/RP इक्वल टू 1/R1 1/R2 डॉट डॉट 1/RN. RP क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये.
इतनी बात हुई क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास 176 ओम की रेजिस्टेंस होगी और वो भी n है तो n टाइम्स हो जाएगी। जब a कितनी है तो n की कितनी हो जाएगी, n टाइम्स हो जाएगी। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारी equivalent resistance for parallel combination or you can say total resistance for parallel combination is 176 upon n। इसको हमने इन्वर्स कर दिया, निकाल लिया। तो यहाँ तक बात हुई क्लियर। तो जब हमने ये लिख दिया तो हमारे पास अब गिवन क्या है, हम वो लिख लेते हैं। तो गिवन में है एक करंट दिया हुआ है दैट इज 5 एम्पियर एंड वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ये हमको गिवन सेक्शन दिया है। हमने ये वाली रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली जब रेजिस्टेंस सारी पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। तो क्या हम इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, अभी तक बताती ही आ रही हूँ। तो R इक्वल टू क्या हो जाता है, V अपॉन आई। अब यहाँ पर R इक्वल टू V अपॉन आई है, तो क्या हम ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक जैसा मान सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको हम मान लेते हैं RP, क्योंकि रेजिस्टेंस तो V अपॉन आई ही रहेगा, चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो चाहे वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। उनकी वैल्यूज डिफरेंट हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मूला फॉर बोथ। तो RP इक्वल टू V अपॉन आई। RP की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 176 अपॉन n, और इक्वल टू में क्या है, V अपॉन आई। V की वैल्यू कितनी दी गई है, 220 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 लिया। हमने क्या किया फिर, 5 से 220 कट कर दिया, 44 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई, 176 अपॉन 44। यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स 22 और ये भी गया 88, 22 4 जा हो गया आपका 88। तो वैल्यू कितनी आ गई है n की, 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 176 रेजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। आई थिंक ये क्वेश्चन भी हो गया होगा सॉल्व, और आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कर लिया होगा। बात भी हो गई क्लियर, क्वेश्चन हो गया लॉक। तो बढ़ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 11 में क्या बोला है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स each of resistance 6 ohm so that the combination has a resistance of 1 9 ohm, सेकेंड है आपका 4 ohm। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनाना है और उनकी वैल्यूज है 6 ओम सबकी, जिससे रिजल्ट आना चाहिए रेजिस्टेंस का। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो आनी चाहिए वो पहले में आपकी 9 ओम आनी चाहिए, दूसरे में आपकी 4 ओम आनी चाहिए। और कितने रेजिस्टर्स आपको कॉम्बिनेशन बनाना है, 3 रेजिस्टर्स का। तो अब हम मान लेते हैं, हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैसे आप लोग सोचेंगे कि चलिए पहले हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं सारी तीनों रेजिस्टेंस, तो करके देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे सिंपल सा लिख लेंगे अपना गिवन पोर्शन। तो हमने अपने गिवन पोर्शन में लिखा कि 3 रेजिस्टेंस हैं जिनकी वैल्यू है 6 ओम। तो पहले का नाम दे दिया R1 इक्वल टू 6 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम एंड R3 इक्वल टू 6 ओम। अब इनका कॉम्बिनेशन सोचना है। तो कॉम्बिनेशन सोचने के लिए पहले हमने सोच लिया कि हम कुछ और कॉम्बिनेशन नहीं है, सब सीरीज में ही लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगर मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, और क्या हमारी जो हमको वैल्यू चाहिए वो मिलेगी, तो वो भी करके देखते हैं। अब बच्चों देखो मैंने सीरीज में कनेक्ट करा है ना 666 R1 R2 R3 को। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर सीरीज कनेक्शन, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आया बच्चों, 12, 12 प्लस 6 18। क्या 18 हमारा एक भी पार्ट में डिजायर्ड वैल्यू थी, नहीं थी। तो मतलब हम सीरीज कॉम्बिनेशन तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो वैल्यूज हमको निकालनी है, जो हमको रिजल्ट चाहिए वो तो नहीं आ रहा है, जो हमको डिजायर्ड है वो हमें गेन नहीं हो रहा है, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। फिर दूसरा हमने सोचा कि चलो तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, तो वो भी करके देखते हैं।
ये कर दिया हमने पैरेलल में। पैरेलल में जब कनेक्ट करोगे तो कितनी हो जाती है इसकी रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाती है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3, यही होती है। R1 की वैल्यू है 6, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, देखिए कितना हो जाएगा बच्चों 3/6, दैट इज 1/2। 1/Rp कितना आ गया 1/2, मतलब Rp कितना हो गया 2 ओम। तो क्या ये भी हमारी डिजायर्ड वैल्यू है? यहाँ पर चाहिए हमको 9 या फिर 4, तो नहीं है मैम। तो क्या करें, ये दोनों ही तो हो गए गलत, मतलब इन 3 रजिस्टर्स को हम ऐसे तो कनेक्ट नहीं कर सकते। अब कैसे कनेक्ट करें? अब हम मानते हैं हमने तीनों को जब कनेक्ट किया सीरीज में तो नहीं चला काम। अब हम क्या करते हैं, 2 को हम सीरीज में रखते हैं, ठीक है, 1 को हम पैरेलल में कर देते हैं। हमने पैरेलल में कितनी रखे हैं 1, और दोनों को सीरीज में, मतलब हमने R1 को पैरेलल में रख दिया R2 एंड R3 के, जहां पर R2 एंड R3 जो है वो सीरीज में है। अब क्या करें, इसका निकालते हैं अपन टोटल रेजिस्टेंस और यू कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या निकलेगा? तो बच्चों यहाँ पर देखो तो R2 एंड R3 जो है वो हमारे किस में है, सीरीज में है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कितनी आएगी रेजिस्टेंस हमारी R2 प्लस R3 विच इज 12 ओम। तो यहाँ पर कैसा बन गया अब डायग्राम हमारा, इस तरीके से ये R हो गया, ये R1 हो गया, ये हो गया हमारा 12 और ये है हमारा 6। अब नाउ R एंड R1 इज इन पैरेलल, तो हेयर वी कैन यूज द पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। कितना हो जाएगा 1/Rp इक्वल टू 1/R प्लस 1/R1 which is 1/12 plus 1/6 and it is equal to the 12 एंड यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 2, ये हो गया आपका 3/12 विच इज 1/4। ठीक है, तो आपका कितना आ गया टोटल रेजिस्टेंस, कितनी आ गई आपकी 4। यही हमारा, अब इसको आप पूरा निकाला है ना आपने, इसका निकाला दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली, कितनी आ गई 4 ओम। तो क्या ये हमारी सेकंड वाली डिजायर्ड वैल्यू है? बिल्कुल है। तो मतलब ये वाला जो पोर्शन हमने करा, ये जो हमारी वैल्यू आई, ये किसकी आई है, सेकंड पार्ट। तो ये तो कॉम्बिनेशन हो गया करेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉम्बिनेशन। अभी हमने क्या करा, 2 को सीरीज में लिया, 1 को पैरेलल में। अब हम करते हैं जस्ट इसका उल्टा, 2 को लेते हैं पैरेलल में और 1 को लेते हैं सीरीज में। अभी हमको ये मिल गया 4 ओम बाय यूजिंग दिस मेथड। कर लिया हमने R1 या R2 को पैरेलल में ले लिया, R3 को सीरीज में कर दिया, सबकी वैल्यू तो क्या है 6 एंड 6। अब इसका अगर आप निकालोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आपका आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज 2/6। 1/6 प्लस 1/6 इज व्हाट 2/6। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो Rp की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ओम, क्योंकि ये क्या होता है 1/Rp। अब सर्किट कैसा हो जाएगा, ये हो गया आपका Rp और ये हो गया आपका R3, ये है 3, ये है आपका 6 ओम और ये है 3। अब किस में कनेक्ट हो गई, ये सीरीज में। नाउ these two Rp and R3 are connected in series। तो सीरीज में क्या होता है, R इक्वल टू Rp प्लस R3 विच इज 3 + 6 इक्वल टू 9 ओम। तो क्या हमने ये भी डिजायर्ड वैल्यू है? बिल्कुल है जी। देखिए पहले हमने 4 ओम कर ली क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि हम ये वाले फॉर्मेट को पहले करें या हमने क्या करा, हमने सिर्फ एक नॉर्मली करते गए कि क्या हम इस तरीके से कनेक्ट कर दें, क्या हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो हमको आंसर मिलता गया। अभी जो हमको आंसर मिला जब हमने R1 एंड R2 को पैरेलल में करा और R3 को सीरीज में कनेक्ट करा। आप चाहो तो यहाँ पर पैरेलल कर लो, यहाँ सीरीज कर लो, बट जब 2 रजिस्टेंस आप पैरेलल में लोगे, एक को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो देन यू विल गेट द आंसर 9 ओम विच इज ऑल्सो द डिजायर्ड वैल्यू। एंड जब आप यहाँ पर 2 को सीरीज में कनेक्ट करोगे और 1 को पैरेलल में, देन यू ऑल्सो गेट द आंसर। दैट इज क्लियर हुई बात, 4 ओम मिल जाएगा आपको।
जो भी वो भी हमारा एक डिजायर्ड वैल्यू रहेगी। तो ये भी बात हो गई होगी क्लियर, आंसर हो गया होगा सॉल्व और आपको आ गया होगा समझ। तो यहाँ तक किसी को नहीं होगी कोई दिक्कत। तो चलिए बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 12 में क्या बोला है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन्ड टू बी यूज्ड ऑन अ 220 वोल्ट electric supply are rated 10 watt, which is the power. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? अब पहले हम क्या करेंगे, गिवन सेक्शन को लिखेंगे और क्वेश्चन में क्या बोला है कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक बल्ब्स का कनेक्शन है जो कि कहाँ पर कनेक्टेड है, सप्लाई वोल्टेज हमको दी गई दैट इज 220 वोल्ट और वहां पर जो पावर सप्लाई है दैट इज 10 वोट। फिर उन्होंने बोला कि जो बहुत सारे लैंप हैं उनमें कितने लैंप्स को वो कनेक्ट करें पैरेलल में एक साथ, जिससे दो वायर्स के बीच में जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट रहे एंड वहां पर मैक्सिमम जो अलाउबल करंट रहे वो रहे आपका 5 एम्पियर। तो पहले हम लिखेंगे हमारा गिवन सेक्शन। पास जो सप्लाई है वो है 220 वोल्ट, पावर दी है 10 वोल्ट और जो हम उन लैंप्स को जितने भी नंबर ऑफ लैंप्स हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से वहां पर जो मैक्सिमम अलाउबल करंट है वो है हमारा 5 एम्पियर, क्योंकि सप्लाई तो सेम है, मैंने उसको दोबारा नहीं लिखा। अब जब पावर और वोल्टेज गिवन है तो क्या हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? क्यों निकाल रहे हैं कि हम कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स के लैंप कनेक्ट करेंगे जिससे ये आए, तो रेजिस्टेंस तो चाहिए ही, ठीक है। क्योंकि आप जब भी आप लैंप देखोगे ना तो उसके अंदर ना आपको रेजिस्टेंस दिखती होगी, एक फिलामेंट दिखता होगा, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, जब वहां पर रेजिस्टेंस होती है तो यहाँ पर भी निकालना ही पड़ेगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सप्लाई वोल्टेज दैट इज P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे R तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P विच इज 220 इंटू 220 अपॉन 10। यहां से ये कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो। अब आपने क्या करा, जब कैंसिल करा तो 22 इंटू 22 इज 484 एंड एक जीरो था तो हमने एक जीरो लगा दिया, तो कितना आया आर 4840। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट n नंबर ऑफ लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हुज रेजिस्टेंस इज डिफरेंट दैट इज R1 R2 हम अज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट n नंबर ऑफ लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हुज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इज 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 डॉट डॉट n टाइम्स। तो यहाँ पर जब इतनी n टाइम्स है तो n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 हो गया, इतनी बात हुई क्लियर। तो 1 अपॉन R इक्वल टू n इंटू 1 अपॉन R1 हुई बात क्लियर थोड़ी। का निकाल लिया टोटल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हो गई n टाइम्स ऑफ दैट वन। अब यहाँ से जब आप देखोगे तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, n इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 अपॉन R। ये हो गया, पहले निकाला रेजिस्टेंस वो तो मुझे समझ में आ गया कि 4840 ओम रेजिस्टेंस आई। तो मैम ये जो रेजिस्टेंस है क्या ये R1 है, क्या ये R है? तो बच्चों आप एक बताओ, मैंने रेजिस्टेंस निकाली कि जब ये पावर सप्लाई ये लैंप की निकाली है कि जब लैंप में पावर दी है, सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, तब हमारी रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारी एक की निकली है 4840 की, तो ये हमारी क्या हुई R1 हो गई। अब ये R कैसे निकलेगी, तो बच्चों ये हमको गिवन था V एंड मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट एंड V जब गिवन है तो यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस हो जाएगी 220 अपॉन 5 विच इज 44 ओम। तो हमारे पास अब किस किस की वैल्यू हो गई, हमारे पास वैल्यू हो गई किस किस की वैल्यू हो गई बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब विच इज हमने यहाँ पे बोल दिया R1। चलो ठीक है, वन बल्ब का R1 एंड another resistance when you are going to connect that across the two wires then the resistance is 44 ohm।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका R1 की वैल्यू आप रखोगे जो कि एक बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4840, और यहाँ पर R कितना हो गया 44 ओम। अब जब आपने दोनों की वैल्यू रखी, रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब एंड रेजिस्टेंस व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट दैट टू वायर्स across the two wires of 220 volt line, if the maximum current is 5 ampere, then the resistance is 44, and जब आपने कैलकुलेट करा n इक्वल टू R1 अपॉन R, then it goes to be 110। तो ये 110 क्या आया, 110 वो लैम्प्स, नंबर ऑफ लैम्प्स आए हमारे पास जिनको हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो क्या हो गया आंसर, 110 लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल with each other across the two wires of 220 volt if the maximum allowable current is 5 ampere। तो बात हुई क्लियर। हमने क्या कर लिया, हमने सॉल्यूशन कर लिया, एकदम सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर ये नहीं समझते कि ये जो R1 की वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है, तो ये वैल्यू थी रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब इज दिस, और n टाइम्स की n अपॉन 4840 हो जाती ना, n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन R1 इज व्हाट, तो इससे भी निकाल सकते थे। एंड और R जो है वो है हमारी जब मैक्सिमम अलाउएबल करंट फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे हमने निकाला, तो उसके थ्रू हमने क्या निकाल लिया, हमने हमारे नंबर ऑफ लैम्प्स को काउंट कर लिया। तो बात हुई क्लियर। हम चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 13 में क्या बोला है, अ हॉट प्लेट of an electric oven connected to a supply of 220 volt line which has a two resistance A and B each of 24 ohm resistance which may be used separately, अलग अलग सीरीज में और पैरेलल में, फाइंड आउट द करेंट्स इन ऑल द थ्री केसेस। तो पहला केस क्या हो जाएगा, जब हमने ये रेजिस्टेंस को अलग अलग यूज करा है, मतलब इंडिविजुअल यूज करा है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, जब सीरीज में यूज करोगे। थर्ड केस क्या हो जाएगा, जब पैरेलल में यूज करोगे। यही केसेस हो गए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम स्टार्टिंग करेंगे विद द गिवन सेक्शन। वोल्टेज लिख लिया, हम दो रेजिस्टेंस लिखे, R1 24 ओम, R2 24 ओम। अब पहला केस देख लेते हैं सेपरेटली, मतलब जब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात होगी तब। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए हमने मान लिया R 24 ओम क्योंकि सेम है, तो यहां पर आप लिख देंगे इंडिविजुअल ओनली। ठीक है, वोल्टेज इज ऑल्सो गिवन 220 वोल्ट। तो इसके लिए करंट क्या हो जाएगा बच्चों, V इक्वल टू वाई आर, तो I इक्वल टू V अपॉन आर। कहां से आया है ये, ओम्स लॉ से आया है। तो 220 अपॉन 24, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12 एंड 110, 6 एंड 55। अब 55 को डिवाइड करना है 6 से, तो करिए जल्दी, मैथमेटिक्स है भाई। तो कितना आ गया बच्चों, 9.2 एम्पियर। बात हुई क्लियर। अब क्या करें, तो हमने क्या कर लिया, एक केस के लिए तो सॉल्व कर लिया, हमने निकाल लिया केस 1 के लिए। ठीक है, जब ये दोनों सेपरेटली वर्क करेंगी, दोनों रेजिस्टेंस, दोनों कॉइल्स। अब कौन सा केस आएगा, जब ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे ये दोनों कॉइल्स की रेजिस्टेंस। तो हम क्या लिख लेते हैं, केस 2। केस 2 में क्या हो जाएगा, व्हेन both the resistance are connected in सीरीज में कनेक्टेड होंगी, तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 विच इज 24 प्लस 24, दैट इज 48 ओम। वोल्टेज सप्लाई इज सेम। अब I इक्वल टू V अपॉन R फ्रॉम ओम्स लॉ। V क्या है 220, R क्या है 48। तो जब आप क्या करेंगे, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर कैलकुलेटिंग यू विल गेट एन आंसर दैट इज 4.58 एम्पियर।
तो हमने करंट निकाल लिया जब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब केस 2 निकाल लिया। अब कौन सा केस बचा है, जब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगी, तो वो भी कर लेते हैं। केस 3 में मैंने लिख दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मैंने पैरेलल इसलिए लिखा है, तो आप अपने में लिख लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज 1/24 प्लस 1/24। ये कहाँ से आया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या हो गया 2/24 विच इज 1/12। तो Rp क्या हो गया बच्चों 12 ओम। अब सप्लाई कितनी है 220 वोल्ट, तो क्या हमारा करंट निकल आएगा, बिल्कुल जी, दैट इज V/R 220/12। कैलकुलेट कर लीजिए। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग योर आंसर इज करंट कितना हो गया 18.34 एम्पियर। तो क्या हमने करंट निकाला तीनों केसेस में, बिल्कुल जी। जब इसमें इंडिविजुअल थे तब हमारा करंट कितना आया 9.2 एम्पियर। जब ये दोनों ही कॉइल्स या फिर रेजिस्टेंस सीरीज में करता हमारा करंट कितना आया 4.58। एंड जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे तब हमारा करंट कितना आया 18.34 एम्पियर। हमने तो वो निकाल लिया जो हमको चाहिए था, क्वेश्चन में बोला था, तो इसका मतलब क्वेश्चन हो गया लॉग्ड। आपको क्या करना है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा होगा। 14 में क्या बोला है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm resistor in each of the following circuit. The first part is a 6 volt battery in series with the 1 ohm and 2 ohm resistor. ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम 2 ओम रेजिस्टर्स। तो पहले वही गिवन सेक्शन लिखना है। तो बच्चों हमने गिवन सेक्शन लिखा है, पर किसका, पहला हमने लिखा है फर्स्ट पार्ट का। क्यों, क्योंकि सम दोनों ही में ही अलग अलग वैल्यूज है, तो हम पहले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट करना है 1 और 2 ओम की रेजिस्टेंस। तो क्या आप सर्किट डायग्राम भी बना लें, बिल्कुल जी बना लेते हैं। अब हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज 1 और 2 ओम को हमने कनेक्ट करा सीरीज में, 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो पहले हम क्या करें, हम पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो उसको हमने डिनोट कर दिया सपोज R से, और R1 और R2 किसमें सीरीज में ही है, तो हमने R1 प्लस R2 कर दिया, दैट इज 1 + 2 विच इज 3 ओम। तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज हो गया, टोटल रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम। तो क्या अब हम करंट निकाल लें, यस। तो करंट क्या होता है बच्चों, V = IR, तो I = V/R फ्रॉम ओम्स लॉ। तो यहाँ पर हो गया 6/3 दैट इज 2 एम्पियर। तो करंट हमारा आ गया 2 एम्पियर। तो अब ये सीरीज में कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको। जब ये सर्किट पूरा सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ से जो भी करंट निकलेगा 2 एम्पियर का, वो इस R1 में भी जाएगा, इस R2 में भी जाएगा। मतलब करंट क्या रहेगा हमारा, सेम करंट सेम रहेगा। कैलकुलेट क्या करना है आपको, यहाँ पर पावर जो कि 2 ओम रेजिस्टर्स में यूज्ड हो रही हो। तो जब यहाँ पर करंट भी सेम है इस कंडीशन में, तो पावर क्या निकलेगी जो कंज्यूम करेगा 2 ओम रेजिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर एक लाइन लिख दी, दैट इज दिस इज अ सीरीज कनेक्शन, देयरफॉर सेम करंट फ्लोज थ्रू आउट द सर्किट, देयरफॉर पावर कंज्यूम्ड बाय पावर यूज्ड बाय 2 ओम इज ऑल्सो द सेम। उतना ही करंट है तो पावर भी हम निकाल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ अ करंट एंड रेजिस्टेंस इज I²R। अब पावर, यहाँ पर करंट सेम फ्लो हो रहा है इसलिए हम ये वाला यूज कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर करंट दूसरा होता है, यहाँ करंट दूसरा होता और हमारे पास सिर्फ एक ही I की वैल्यू, तो हम निकाल सकते थे नहीं। तो हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है तो पावर हम यहाँ पर इस 2 ओम रजिस्टर के अक्रॉस निकाल सकते हैं, बिकॉज सेम करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज इट इज इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो I² I मतलब 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कौन सी लेनी है बच्चों 2 ओम, तो कितना आ जाएगा 8। पावर है किस में आएगा, वॉट में आएगा। मतलब पावर यूज्ड इन द 2 ओम रेजिस्टेंस इज 8 वॉट।
बात हुई क्लियर? तो ये हमने सॉल्व कौन सा किया है? हमने पार्ट 1 सॉल्व किया है। अब कौन सा पार्ट बचा है? यहाँ पर दूसरा पार्ट बचा है, जब उसमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। अब बात होगी सेकंड पार्ट की, तो इसका भी गिवन सेक्शन ले लेते हैं। यहाँ पर आपको सप्लाई दी है 4 वोल्ट, R1 दिया है 12 ओम एंड R2 दिया है 2 ओम। ठीक, करना क्या है? पैरेलल में कनेक्ट करना है। कर दिया पैरेलल में कनेक्ट। अब पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा आपका पोटेंशियल जो होता है, वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? हमने लिख दिया सिंस द कनेक्शन आर इन पैरेलल द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर सेम दैट इज 4 वोल्ट। तो यहाँ पर हमको अगर इस 2 ओम के अक्रॉस अगर हमको पावर यूज्ड बाय निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज करें? जहाँ पर वोल्टेज का आए, रेजिस्टेंस तो हमें पता है कि 2 ओम वाले पे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन में R के इंटू में R, दैट इज V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज कितना है? 4 इंटू 4, रेजिस्टेंस इज 2, ये हो गया कैंसिल, तो कितना आ गया पावर? अब आप क्या कहोगे? मैम यहाँ पर भी 8 वॉट है, यहाँ पर भी 8 वॉट, बिल्कुल यही आया है, यहाँ पर भी 8 वॉट आई है। मतलब फॉर दिस केस ऑल्सो पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इज सेम, दैट इज 8 वोट, 8 वॉट। बात हुई क्लियर? तो हमने दोनों केसेस में हमारा पावर यूज्ड बाय दिस रजिस्टर हमने निकाल लिया। तो अब ये क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व। अब क्या करें? आगे बढ़ जाते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 दिख रहा होगा, 15 में क्या बोला है? 2 लैम्प्स, 2 लैम्प हैं, एक की रेटेड है वो 100 वॉट एट 220 वोल्ट पर एंड अनदर वन इज 60 वॉट एट 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल to electric main supply. What current is drawn from the line if the voltage is 220 volt? अब यहाँ पर जो ये 2 बल्ब हैं जिनकी एक अपनी पावर है, उनको हमें कनेक्ट करना है पैरेलल में। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल रहता है वो हमारा क्या रहता है? सेम रहता है, बट करंट डिवाइड होता है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो मतलब जो पावर यहाँ पर जो आपकी वोल्टेज है वो सेम रहने वाला है। तो पहले हम क्या करेंगे? गिवन सेक्शन लिखते हैं, फिर समझते हैं आगे का। 2 बल्ब हैं जिनकी अपनी एक पावर है, वोल्टेज है और कनेक्शन किस में है? पैरेलल में है। जब कनेक्शन पैरेलल में है तो हम लिख लेते हैं एस 2 bulbs आर कनेक्टेड इन पैरेलल, therefore voltage or you can say potential remains same. तो जब पोटेंशियल रिमेन सेम दैट इज 220 वोल्ट, तो हम 100 वॉट के लिए पावर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। तो जहां से हम एक करंट निकाल लेंगे 100 वॉट के लिए, बेसिक फॉर्मूला यही होता है पावर का। यहाँ पर ये 100 वॉट के लिए मतलब फर्स्ट बल्ब के लिए है, तो इसको हम मान लेते हैं P इक्वल टू V इंटू I। ठीक है, P1 इक्वल टू V इक्वल टू I1। V की वैल्यू V1 में क्यों नहीं लिखी? क्योंकि पोटेंशियल तो सेम ही है ना। तो यहां से आपका करंट का फॉर्मूला क्या होगा? P1 अपॉन V। हेयर P1 इज 100, तो 100 अपॉन 220। तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों? 5 अपॉन 11 एम्पियर। किसकी? I1 की। I1 किसका करंट है? जब पावर हमारी 100 वॉट है, उसके लिए हमने करंट मान लिया I1, हमने अज्यूम कर लिया है। अब हम किसके लिए निकालेंगे? फॉर द पावर 60 वॉट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फॉर 60 वॉट, सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर हमने कर दिया P2 इक्वल टू V इंटू I2। फिर से हमने V इसलिए करा है क्योंकि पोटेंशियल सेम रहने वाला है, इसलिए हमने V2 नहीं लिखा है। करंट चेंज हो जाएगा, पावर तो चेंज हो ही रही है, तो यहाँ से आपका करंट I2 आ जाएगा P2 अपॉन V2 विच इज
60/220। अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 3/11 एम्पियर। तो हमने क्या निकाल लिया I1 एंड I2 निकाल लिया। निकालना क्या है, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट। तो यहां पर जब I1 I2 आ गया तो टोटल करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो बच्चों हमने क्या करा, I1 I2 निकाल के इनका सम कर दिया, तो ये आया 8/11 एम्पियर। 8/11 को जब आपने सिंप्लीफाई करा तो वो आया 0.727 एम्पियर। तो इतना करंट, ये करंट होगा जो आपका क्या होगा, ड्रॉन होगा फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई इज 220 वोल्ट। तो क्या लिख सकते हो, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट इज 0.727 एम्पियर। बात हुई क्लियर, हमने करंट निकाल लिया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर। 16 में क्या बोला है, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 hour और 1200 वॉट टोस्टर इन 10 minutes। आपको पास क्या दिया है, पावर दिया है, टाइम दिया है, दोनों कंडीशंस का, टीवी का और टोस्टर का। आपको कैलकुलेट करना है कि किस इन दोनों में से किसने ज़्यादा एनर्जी यूज़ की है, ये हमको बताना है। सबसे पहले वही हमारा गिवन सेक्शन को लिख लेना ही सही रहेगा। पास गिवन है एक टीवी सेट, एक गिवन है टोस्टर। हमने अज्यूम कर लिया कि टीवी सेट का जो पावर है उसको हमने मान लिया P1 एंड P1 इक्वल टू दिया गया है 250 वॉट एंड टाइम को हमने मान लिया टीवी सेट के लिए T1, वो दिया गया है 1 hour एंड अनदर इज टोस्टर, उसका हमने पावर ले लिया P2 विच इज 1200 वॉट, T2 इज 10 minutes। अब दोनों का टाइम में आपको अंतर दिख रहा है क्या, ये आवर में है, ये मिनट में है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 hour में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 1/60, तो ये कितने हो जाएंगे 10/60 आवर। क्लियर, इसका मतलब ठीक है, हमको क्या निकालना है, एनर्जी। एनर्जी कितनी उसने यूज कर रहे हैं ये दोनों इंडिविजुअली। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों हमने क्या लिख दिया, एनर्जी यूज्ड बाय टीवी सेट इज E1। E1 इक्वल टू होता है P1 इंटू T1। P1 की वैल्यू हमारे पास है 250 वॉट एंड T1 की है 1 आवर। कितना आ गया बच्चों, 250 वॉट आवर। यही हो गई एनर्जी। ये किसकी निकली एनर्जी, टीवी सेट की। अब हम किसका निकाल लेते हैं, टोस्टर का। E2 इक्वल टू P2 इंटू T2। E2 किसकी एनर्जी है, टोस्टर की। P2 गिवन है, जी हाँ 1200 और कितना आया T2, 1/6 आवर। तो ये हो गया 200 वॉट आवर। यही हुआ ना। तो यहाँ पर कितना आया, कितनी एनर्जी यूज की है इसने, 250। इसने कितनी यूज की है, 200। तो किसकी एनर्जी इसने, किसने ज्यादा यूज करी एनर्जी, टीवी सेट ने कि टोस्टर ने। जब हमने E1 को और E2 को देखा तो E1 की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू E2 विच इज द एनर्जी ऑफ टोस्टर एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ टीवी सेट। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट टीवी सेट यूज्ड मोर एनर्जी देन टोस्टर। ठीक है, बात हो गई क्लियर। यही हमको बताना था कि विच यूजेस मोर एनर्जी, देन टीवी सेट यूजेस मोर एनर्जी देन दिस वन। बात हो गई क्लियर, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा होगा। 17 में क्या बोला है कि एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws a current 15 ampere from the service means 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. आपको एक इलेक्ट्रिक हीटर दिया है जिसका करंट दिया है, टाइम दिया है, रेजिस्टेंस दी है। आपको कैलकुलेट करना है रेट, जिस रेट से हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है उस हीटर के अंदर। तो क्या करें, पहले लिखेंगे गिवन सेक्शन।
डिस्टेंस इज गिवन, टाइम इज गिवन, तो आपने लिख लिया। फिर निकालना क्या था, रेट जिस पे हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, हमने वो भी लिख दिया कि वो हमें निकालना है। अब यहाँ बात हो रही है रेट जिस पे हीट प्रोड्यूस्ड हो रही है, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो बच्चों अगर हीट का फॉर्मूले की बात करें तो हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। आपको कैलकुलेट क्या करना है, रेट मतलब टाइम को इधर ले जाओगे, क्योंकि रेट किसके रिस्पेक्टिव में कैलकुलेट की जाती है, टाइम के रिस्पेक्टिव में। तो H/T I²R, ठीक है, आपको यही कैलकुलेट करना है। अब रेट की बात हो रही है तो हमने लिख दिया H/T = I²R। अब ये जो फॉर्मूला है ये किसका भी होता है, ये P का भी होता है। तो हम ये भी जानते हैं कि हीट अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम इज ऑल्सो अ पावर, तो इसको हमने P लिख दिया। तो P = I²R। I की वैल्यू हमको गिवन है 15 एंड R की वैल्यू है 8। जब आप देखोगे कि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो हमने लिख दिया, ये हो गया इंटू 8। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आंसर आएगा 1800 सॉरी, ठीक है, 1800 वॉट। और क्या हो सकता है 1800 जूल पर आवर, जिसमें भी हमारी टाइम की वैल्यू हमको दी गई होगी। अगर आवर में भी सेकंड में कन्वर्ट करके लिख लेंगे, क्योंकि टाइम तो इसके रेट निकाल रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर रेट हमारी आई, रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द हीटर इज 1800 वॉट और 1800 जूल पर सेकेंड इज द आंसर। बात हुई क्लियर? क्वेश्चन में था नहीं कुछ, बस इतना लॉजिक समझ में आ जाता तो बाकी सब चीजें तो गिवन ही थी, फॉर्मूला पता चल जाता, सब चीजें कैलकुलेट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात हो गई, लॉक क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों आज के सेशन का आपको लास्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपका पहले ए पार्ट में क्या बोला है, वाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। जो हमारा इलेक्ट्रिक लैम्प होता है उसमें जो फिलामेंट यूज होता है वो किसका बना होता है, इस टंगस्टन का बना होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि टंगस्टन का ही क्यों बना होता है, तो बच्चों टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि इस टंगस्टन के पास दो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, तो जल्दी गर्म होने पर बर्न नहीं होता है, क्योंकि बल्ब की रिक्वायरमेंट क्या, वो तो जलेगा तो गर्म होगा। अगर ऐसा कोई फिलामेंट लगा दिया जो गर्म होने पर जल जाए तो हमारा वो बल्ब किस काम का रह जाएगा, वो तो ब्रेक हो जाएगा। तो हमको ऐसा फिलामेंट लगाना पड़ता है जिसके पास एक ऐसी खासियत हो या फिर क्वालिटी हो कि वो हीट प्रोड्यूस्ड होने पे बर्न ना हो, ईजिली बर्न नहीं हो। बात तो इतनी तो क्लियर हो गई। अब इस वाले टंगस्टन के पास जो दो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो होती है, पहला क्या लिखा है, हाई एमपी। अब एमपी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बच्चों, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इस टंगस्टन का, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। इन दोनों रीजंस के कारण इस टंगस्टन को हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प्स के बनाने में। और दूसरी खासियत मैंने अभी बताई खुद ही कि दे डोंट बर्न ईजिली एट हाई टेम्परेचर, जब बहुत ज़्यादा गर्म भी हो जाए बट वो जलेंगे नहीं, जल्दी बर्न नहीं होंगे। बात हो गई क्लियर, मतलब ए पार्ट तो आ गया बिल्कुल समझ। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है आपका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि जो कंडक्टर्स में या फिर इलेक्ट्रिक आयरन्स में उनको हम अलॉय में क्यों बनाते हैं, अलॉय से प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाते, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझ में आया। अब क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होती है अलॉय की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके, कंडक्टर्स के, जिसके कारण क्या होता है, विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट।
तो क्या लिखा है यहाँ पे, द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज ब्रेड टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय is more than the resistivity of the metals which produces large amount of heat. बात हुई क्लियर? सब जानते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, R इक्वल टू होता है रो अपॉन एल, तो रो क्या हो जाता है, RA अपॉन एल, सब जानते हैं ना। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया कि अलॉय के पास ज्यादा रेजिस्टिविटी है एज कंपेयर टू कंडक्टर। ठीक है, था हमने रीजन जान लिया। आई थिंक ये क्वेश्चन हुआ थोड़ा सॉल्व, ए एंड बी तो हो गया। तो अब देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। तो बच्चों सी पार्ट दिख रहा होगा, सी पार्ट में क्या बोला है, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। डोमेस्टिक सर्किट्स में हम सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों यूज नहीं करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन। अब बच्चों ये बताओ, जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात आती है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारा वहां पर हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज का डिवीजन हो जाता है, सेम वोल्टेज नहीं रहने वाला है ना, करंट सेम फ्लो होता है। तो जब अगर हम लोग वोल्टेज डिवीजन इस सीरीज सर्किट में होगा और हमने घर में लगा लिया तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो अमाउंट है करंट का वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है, V इक्वल टू IR तो होता है, तो कहीं ना कहीं करंट का एक लीकेज होगा, तो मतलब अमाउंट ऑफ करंट हमारा क्या होने वाला है, डिक्रीज होगा। इसके कारण क्या होगा, जो डिवाइस है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है, और डिवाइस वर्क क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, जब गर्म हो जाएगी तो वर्क नहीं कर पाएगी। बात हुई क्लियर? क्या बोला, there is a voltage division in series circuit as each component receive a small voltage, so the amount of current decreases and the device becomes hot. If the device become hot, then it cannot work properly. ठीक है, it does not work properly. बात हो जानी चाहिए क्लियर। अब देखेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में क्या बोला है कि हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों रेजिस्टेंस जो है वायर का वो वेरी करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। तो बच्चों ये तो बहुत ही सिंपल है, कैसे, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। यहां से अगर देखोगे तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस, एंड इफ दिस डिक्रीजेस इट इंक्रीजेस। तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्यों वेरी करती है, आंसर मिला ना, बिकॉज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यही हमने लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दिस शोज दैट व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और यू कैन से वाइस वर्सा। अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। उसमें क्या बोला है कि वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों लेते हैं, क्यों लेते होंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा, कॉपर और एल्यूमिनियम जो है उनके पास क्या होता है, हमारा ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब अगर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो इन दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि दिस इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं तो मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर रेजिस्टेंस की बात हो गई, रेजिस्टिविटी की बात हो गई, तो इस केस जब ये गुड कंडक्टर होंगे तभी यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो लो रहेगी, तभी गुड कंडक्टर होंगे। तो ये जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लो रेजिस्टिविटी के कारण ये कॉपर एंड एल्यूमिनियम को हम कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में यूज कर सकते हैं। वही लिखा है, एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स हैव लो रेजिस्टिविटी and they are the good conductors of electricity, therefore they are usually used in transmission. बात हुई clear? Low resistivity is the first reason, second reason is the good conductor of electricity, that's why we are going to use copper and aluminum for electricity transmission. Hence क्वेश्चन हो गए फिनिश। तो क्वेश्चन हो गए फिनिश, आपको आ गए समझ अच्छे से।
और आपने भी कर लिए होंगे मेरे साथ सॉल्व। तो बच्चों आई थिंक आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो सारे ही आपके लिए क्या रहे, यूजफुल रहे। और आप जानते ही हैं लर्नोहा फ्री है पर बेस्ट है, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnoha.com।